साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलिए इस कार्यक्रम का विधिवत जरा सा एक मिनट साइड जरा सा चलिए तालियों की गड़गड़ाहट से सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को सम्मानित करें। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए इसको विनोद बाबू थोड़ा सा चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहकार से लोग थोड़ा साइड पहुंच चुके हैं। एक कार्यक्रम भी आप लोगों को स्वागत करता है। कब तक झुके रहेंगे करके निगाहें नीचे। सर जी कब तक झुके रहेंगे करके निगाहें नीचे, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हारा तुम्हें झकझोरता है, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हारा तुम्हें झकझोरता है वक्त का तकाजा कर लो मिशन पूरा, है वक्त का तकाजा कर लो पूरा मिशन। फिर न कभी ये कहता कोई जोड़ता नहीं, न फिर कभी कहता कोई जोड़ता नहीं, कोई जोड़ता नहीं। इन्हीं बिंदुओं के साथ साथियों जोरदार तालियों से माननीय हमारे मुख्य अतिथि जेडीए के डायरेक्टर पूर्व हमारे उमाशंकर बाबू से सादर अनुरोध है सम्मान के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन दें। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न शोषित और पीड़ितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता बिहार पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे बड़े भाई पूर्व माननीय सदस्य बिहार विकास मिशन, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र राम जी, प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के ज्वाइंट प्रेसिडेंट एवं पूर्व पुलिस मेंस के भी अध्यक्ष बिहार पुलिस सेवा में तैनात श्री जनार्दन राम जी, प्रदेश एनसीडीएचआर के संयोजक विद्यानंद जी, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष श्री राम सेवक राम जी, सचिव चतुर्भुज बैठा जी, संयोजक सुकृत राम जी और इस आयोजक मंडल के सभी प्रिय बंधुओं, मंचासी मेरे आदरणीय बहने, परीक्षागृह में उपस्थित सभी गांव से आए हुए भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जय भीम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सभी जानते हैं। मेरे विद्वान पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाबा साहब की जो शिक्षा हुई बिल्कुल सुदूर क्षेत्र महाराष्ट्र के सतारा जिले से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई
मुंबई के एलिफेंटन हाई स्कूल, एलिफेंटन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हुए कॉलेज ऑफ कोलंबिया, कॉलेज ऑफ लंदन उच्च डिग्री प्राप्त करके वो भारत लौटे। उस जमाने में अगर देखा जाए तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। ये इतिहास गवाह है, इतिहास में वर्णित है कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषा के जानकार थे। प्यारे बच्चों, मेरी बातों पर आप ध्यान देंगे, कल के भविष्य आप ही हैं। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दक्षिण एशिया का एकमात्र महामानव जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट प्राप्त किया अर्थशास्त्र में, वो एकलौता व्यक्ति थे पूरी दुनिया दक्षिण एशिया में। बचपन में उनके पिताजी जब वो 12 या 14 साल के थे तो उनके पिताजी रामायण और महाभारत दिए थे पढ़ने के लिए। आपको याद होगा, हम लोग जब बच्चे थे, जब पढ़ते थे तो शिक्षक जब हम लोग एक अध्याय देते थे पढ़ने के लिए या कविता देते थे तो याद करने में तबाही होती थी। और बाबा साहब को रामायण और महाभारत का कंठस्थ था। नैतिक ज्ञान उन्हें परिवार से ही मिला, लेकिन उनके जमाने में जात पात छुआछूत चरम पर कष्ट थी और इसका सामना भी उनको मैं बताना चाहता हूँ। आज के वर्तमान समय में आप विद्यालय के अंदर पढ़ाई करते हैं, बाबा साहब जो आपके सामने तस्वीर लगी हुई है वो स्कूल के बाहर उनको पढ़ाया जाता था, स्कूल के बाहर बैठते थे। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा स्कूल के बाहर पढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन गया और आज तो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, आपको तो उनसे भी ज्यादा विद्वान होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या पढ़ाई में आपको मन लगना चाहिए प्यारे बच्चों। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। भले ही भीड़ भड़ाका नहीं हो, लेकिन एक घर के एक बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपके जहन में बात आएगी कि आज के प्रोग्राम में, आज के कार्यक्रम में आप कहाँ बैठे हुए थे। बाबा साहब आपके जहन में हमेशा के लिए याद रहेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भारत में आए तो भारत के कोने कोने में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव चरम पर था। बाबा साहब तो बचपन में इस अपमान को झेलते हुए आगे निकले थे, लेकिन उनके दिमाग में बात थी कि मुझे इस जात पात छुआछूत को दूर करना है, संघर्ष करना है, विरोध करना है, और उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। एक वक्त आया, अंग्रेजों का शासन था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, लेकिन कोई गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में भारत से बड़े बड़े नेता को इंग्लैंड बुलाया गया और बाबा साहब को भी बुलाया गया। ब्रिटेन का राजा मैकडोनाल्ड ने कहा बाबा साहब को कि मिस्टर अम्बेडकर, आपको अपने समाज के बारे में क्या प्रस्ताव रखना है, क्या बोलना है। इकलौता ही अम्बेडकर पूरे भारतवर्ष के दलित शोषित पीड़ितों के समाज की तरफ से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दलित समुदाय के लिए या पिछड़े समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए और दलितों को हिंदू संदर्भ से बिल्कुल एक अलग अन्य वर्ग बनाया जाए, वो हिंदू के अंतर्गत नहीं रहे। तीसरा, आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया कि दलितों को आरक्षण। आयोजक मंडल का लिस्ट दे दीजिएगा। बाबा साहब के प्रस्ताव को अंग्रेजों ने स्वीकार किया और वहां पर एक कमेटी बनी जिसे सांप्रदायिक पंचायत बोला जाता है। सांप्रदायिक पंचायत में इस चीज को, इस प्रस्ताव को लाया गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया कि बाबा साहब का जो प्रस्ताव है ये भारत में इसे लागू किया जाएगा।
इसकी जानकारी जैसे महात्मा गांधी को मिली, महात्मा गांधी यरबला जेल में, वहां जेल में थे, वहां से उन्होंने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिखा, इस प्रस्ताव को अब वापस लिया जाए, जो बाबा साहब ने प्रस्ताव दिया है उसे वापस लिया जाए। गांधी जी को यह डर था कि अगर यह प्रस्ताव इंडिया में लागू हो गया तो हिंदू समाज बढ़ जाएगा, लेकिन सांप्रदायिक पंचायत इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंततः गांधी जी यरबला जेल में ये 20 सितंबर 1932 ईस्वी को अनशन पर बैठे, वो भी आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब आप समझते हैं कि आमरण अनशन में बैठ गए तो अगर कोई रास्ता नहीं निकले तो व्यक्ति वहां पर जाएगा। इस तरह का अनशन उन्होंने शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के बड़े बड़े नेताओं ने बाबा साहब के सामने गुजारिश करना शुरू किया कि अम्बेडकर इसको अपने प्रस्ताव को वापस ले, नहीं तो महात्मा गांधी आमरण अनशन बैठे हुए वो मानेंगे नहीं। भारतवर्ष के कोने कोने से इतना दबाव हुआ कि बाबा साहब को इन प्रस्तावों का परित्याग करना पड़ा। और वहीं पर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुई, जिसे हम सभी इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट में तो बहुत सारी समझौताएं, बहुत सारी बातें आई। बाबा साहब का जो प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया था कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, इस पूना पैक्ट में उसे समाप्त कर दिया गया। और यह प्रस्ताव पारित किया पूना पैक्ट में कि हिंदू समाज के अंतर्गत रहकर ही दलित समुदाय के व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षित किए जाएंगे, दलितों के सशक्तिकरण का कार्य किया जाएगा, आरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन दलितों की सशक्तिकरण की बात कौन कहे, वहीं से दलितों का विनाश शुरू हो गया। और जिस उद्देश्य को लेकर बाबा साहब ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया था, जस्ट उसका प्रतिकूल हमारे समाज पर हो गया। पूना पैक्ट में जो बातें आई वो भी लागू नहीं किया गया। मित्रों, लेकिन बाबा साहब हार मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और दलितों को जगाना शुरू किया। भारतवर्ष में पूरा आंदोलन छेड़ दिए। और इस आंदोलन को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए, प्यारे मित्रों, बंधुओं, मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूं कि समाज के ठेकेदारों को, सामंतवादी विचारधाराओं वाले व्यक्तियों को, कि लहरों की खामोशी को, इस लहरों की खामोशी को यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि लहरों की खामोशी को देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम दरिया है, हम तूफान है। जिस दिन हम उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। और उनका कारवां बढ़ता चला गया। एक वक्त आया जब मेरा देश आजाद हुआ, आजादी की घोषणा हुई। इस देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत थी। भारत के बड़े बड़े नेताओं ने इसका अध्ययन किया कि संविधान लिखने की जवाबदेही किसे दी जाए। प्यारे बच्चों, और जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपको जानने की जरूरत है, एकमात्र नाम इस भारत के पटल पर आया और वो भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। ये मानना पड़ा, ये नेहरू को भी मानना पड़ा, ये भारत का कोहिनूर हीरा है। इससे बड़ा विद्वान इस भारत में कोई नहीं है। और संविधान लिख सकता है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही लिख सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं, अछूत परिवार, अछूत समाज से पैदा हुआ एक बच्चा, उनमें इतनी विद्वता आ गई कि संविधान लिखने के लिए उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। और 7 सदस्यीय संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके उनको अध्यक्ष बनाया गया। जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसमें जो प्रतिनिधि लोग थे उनके बारे में बता देता हूं। बच्चों, एक प्रश्न आता है
कि बाबा साहब को ही संविधान निर्माता क्यों बोला जाता है, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जाता, सिर्फ बाबा साहब का नाम लिया जाता है कि भारत का संविधान निर्माता कौन है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। क्यों? बाबा साहब के अलावा 6 सदस्य थे, एक सदस्य बीमार रहते थे, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, 2 सदस्य विदेश में रहते थे, 5वां सदस्य पार्लियामेंट में इतनी बिजी रहते थे कि उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, और जो 6ठा सदस्य थे वो दिल्ली से बहुत दूर रहते थे, बहुत कभी कभी आया करते थे मीटिंग में, तो बच गए सिर्फ एक बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्होंने ही संविधान को लिखा। जब संविधान लिखने लगे तो जीवन में जो अपने कठिनाइयों का जो सामना उन्होंने किया था, जात पात, छुआछूत, भेदभाव जो समाज को देखे थे, दलित समुदाय को झेलते हुए देखे थे, बहुत करीब से अनुभव किया था, सब उनके जिहां लिखा। और तभी उन्होंने अपने कलम के हथियार से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो आज हम लोग आजाद है, स्वतंत्र हैं, उन्होंने लिखा। और दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए जीने के लिए सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, बौद्धिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, जितने भी होने चाहिए बाबा साहब ने संविधान में डाल दिया, और वो संविधान पारित हुआ। और आज मेरे संविधान के सहारे ये बाबा साहब का देन है कि आज हम भारत में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक कहे जाते हैं, ये बाबा साहब कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पार्लियामेंट में या विधानमंडल में जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वो बाबा साहब का ही देन है। ये कितनी दुखद बात है, इस भारत में एक अम्बेडकर जो आरक्षण को लागू किया, एक अम्बेडकर जिससे लाखों करोड़ों दलित समुदाय के लोग, पिछड़े जाति के लोग इसका लाभ उठाते हैं, एक अम्बेडकर ने आरक्षण लिख दिया, दे दिया, और इतने करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन लाखों की संख्या में वर्तमान समय में बैठे हुए पार्लियामेंट में सांसद और विधानमंडल में बैठे हुए प्रतिनिधि इस छेड़छाड़ होते हुए आरक्षण को बचा नहीं पाए, और आज भी छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन उसमें इतनी कुपत नहीं है, इसमें दम नहीं है कि इसको बचा सके, इसका प्रतिरोध कर सके। ये लानत है। अगर बाबा साहब आज के समय में होते तो शायद भारत का नक्शा, भारत का रूप और हमारी जो परिस्थिति है कुछ और होती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट है या स्नातकोत्तर है, या जो पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, संविधान हर घर में आप रखें, और उसमें जो कानून की व्यवस्था की गई है उसे आप अध्ययन करें। अगर उसका ज्ञान आपको हो गया प्यारे बच्चों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी जिंदगी में तुम नाकाम नहीं होंगे, तुम्हारा लक्ष्य एक कदमों में छूटेगा। इसलिए संविधान के कानून को समझो, परखो और उसे अपने जीवन पर उतारो, समाज के लिए लड़ो। समाज में अगर अत्याचार हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो फिर उसका भी, उस अत्याचार का विरोध करो। अपने पढ़ो, प्यारे बच्चों को पढ़ाओ, घर को पढ़ाओ, और बगल वाले को भी पढ़ाओ। शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। और मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी जलता हो जाएगा। इतना मत चाहो, वो बेवफा हो जाएगा। हम वो दरिया है, हमें वो हुनर मालूम है, हम जैसे भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आपकी वो शक्ति है, आपको अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। माननीय रामचंद्र बाबू, ये जनार्दन जी भी पहले बोल गए कि वोट जो है खरीदा जाता है, बेचा जाता है। इसको नियंत्रण करने की जरूरत है। प्यारे मेरे जितने भी प्रिय या बंधु 18 साल से ऊपर के जितने भी ये प्राप्त कर चुके हैं, जब इलेक्शन की बात आती है, जब वक्त आता है, तो आप पैसे पर बिक जाते हैं। नहीं, वो उम्मीदवार किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, मतलब इसका नहीं है। अगर वो आपके समाज को देखता है, आपके परिवार के दुख दर्द को देखता है, आपके समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो उसे ही वोट देना चाहिए,
उसे ही आप अपना प्रतिनिधि बनाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी पार्टी विशेष के पीछे आप दौड़ते रहे, लेकिन इलेक्शन के समय जब तक आप देखेंगे नहीं, बाबा साहब ने भी कहा था कि बाबा साहब की युक्ति है तो लोकतांत्रिक सरकार अस्थायी नहीं होती है, वो सरकार आती है और जाती है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आप सत्ता में काबिज नहीं होंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं कहता हूं कि आप सभी संगठित हो और सत्ता पर कब्जा करें, तभी आपके समाज का विकास हो सकता है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जनतंत्र के साथ जात नहीं चल सकता। जहां जात हो वहां जनतंत्र नहीं हो सकता, जहां जाति व्यवस्था होगी वहां सही जनतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर जनतंत्र स्थापित जब तक नहीं होगा, हमारे समाज में सामाजिक समरसता, भाईचारे का रिश्ता, समानता, स्वतंत्रता नहीं आएगी। और जब तक ये समाज में नहीं आएगा तब तक हमारे समाज का, हमारे दलित समाज का विकास नहीं होगा। और दलितों का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा, और उसके बाद तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। और अंत में मैं अपने बाड़ी को विराम देते हुए मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहता हूं कि आंखों में रहा, दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। ये सत्ता क्या विरासत में मिले हैं, ये सत्ता क्या विरासत में मिले हैं। आपने बाबा साहब के कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, उन्होंने हाथों से ऐसा संविधान लिखा कि मात्र मोती से जड़े हैं, लेकिन उनके हाथ पर सोने का कंगन नहीं देखा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय भीम। माला देकर उन्हें सम्मानित करेंगी और सिर्फ एक ही शब्द बोलना है जो बताया गया है। आइए आशा देवी जी। जी रानी कुमारी जो बीए के छात्र है, फाइनल हो चुकी हैं, वो आशा जी को माला पहनाकर सम्मानित करेंगी। साइड में हो जाओ बाबू, तुम इधर आ जाओ। अपनी माँ को चलिए चलिए, क्या बात है, हैं? अरे कोई बात नहीं, चलिए सम्मानित है। चलिए उसके बाद है सुंदरम अम्बेडकर जो सिंधु देवी को सम्मानित करेगी। चलिए जाओ भाई, एक शब्द बोलवा देते हैं सर। चलिए आइए आइए, एक शब्द बोल दीजिए, उतना ही कौन बोल दीजिए, हो गया जो बोलना है बोलिए। बोलिए ठीक है, और आगे बढ़िए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। चलिए धन्यवाद। अब सुंदरम अम्बेडकर जो सिंधु देवी को सम्मानित करेगी। माला पकड़े रही है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। अब हमारी पल्लवी अम्बेडकर है, जो 9th की छात्रा है, दुर्गावती जी को माला पहनाकर सम्मानित करेगी। इधर देखिए, इधर जय भीम, जय भीम। मंच पर पधारे अतिथिगण को जय भीम, जय भीम। बाबा जी का लिखा संविधान अमर रहे, अमर है, अमर है। चलिए मांगे न हम ईमानदारी से बाबा साहेब
तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, संत कबीर, संत शिरोमणि गुरु रविदास, कांसीराम साहब, सभी लोगों ने इस समाज को शिक्षित बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए जोर दिया और क्या कहा, नशा मुक्त समाज बनो। के चला रहे हैं जीने के लिए मशीन है। नहीं तो ठीक है उसको तुम्हारा भाई है हमारा संस्था वाला काम करते वही ना चल रहा है, अभी तो चल ही रहा है। नाम हमारी योजना में 60 रुपये ऑफिस बनाया हो सर 3 फरवरी को सर हमको उत्तर प्रदेश सरकार बुलाकर सम्मानित किया। मत कीजिए, आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए।